हज़रात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कल रात आप लोगों को दावत दी गई व्हाट्सएप के जरिए और आप लोगों ने अपना वक्त निकालकर आप लोग यहां पर आए और मीटिंग को कामयाब किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम ही हमारे साथियों ने अपनी बात आप लोगों के सामने, शहर की आवाम के सामने बातों को रखा। आप लोगों ने भी सुना। कई लोगों ने मशवरा दिया, कई लोगों ने जज्बाती बातें की। बहरहाल ये शहर हमारा है, यहां हम पैदा हुए और इंशाअल्लाह मरना भी यही है, दफन भी यही होना है। ये हमारा अपना शहर है। ये शहर के अंदर बहुत सारे एमएलए आए, बहुत सारे लीडरान आए, अपना वक्त गुजारा और दुनिया छोड़कर चले गए। और जब हम हमारी तकरीर शुरू करते हैं, कोई भी सियासी मंच से, कोई भी पार्टियां या कोई भी दीनी तंजीमें, तो मस्जिद और मीनारों का शहर, ये शहर को बोला जाता है। हमारी शुरुआत वहां से होती है। पार्लियामेंट का इलेक्शन खत्म हुआ, असेंबली का इलेक्शन खत्म हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी बीजेपी की हुकूमत आई, महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की हुकूमत आई। और मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम, बदनाम करने का काम फिरका परस्त तंजीमें, फिरका परस्त पार्टी के लीडरान ने शुरू किया। लैंड जिहाद, ओट जिहाद, लॉ जिहाद, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, हर तरीके से बदनाम करने का काम मालेगांव शहर को किया जा रहा है। और बहुत अफसोस की बात है, कोई मस्जिद में घुसकर मारने की बात बोलता है, बहुत सारे शहर को बदनाम करने का, टारगेट करने का काम फिरका परस्त पार्टियों की जानिब से, उनके लीडरान की जानिब से किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि वो लीडरान जो शहर को बदनाम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो सिर्फ कॉर्पोरेशन या प्रांत ऑफिस तक महदूद नहीं है, बल्कि शहर के अंदर भी वो अपनी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, शहर का दौरा कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सब खामोश है। असेंबली के अंदर शहर के आवाम ने एक नाकाम आदमी को दोबारा मौका दिया। 8 महीना पहले बड़ी उम्मीदों के साथ, कई बरसों के बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के हम लोगों ने चुनकर दिया
ये लैंड जिहाद, लाहौर जिहाद, ये 8 दिन पहले नहीं शुरू हुआ। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, इजलास चल रहा था और शहर को बदनाम किया जा रहा था। उसके बावजूद भी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये शहर के एमएलए महाराष्ट्र सदन के अंदर पार्टी कर रहे थे, लेकिन हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां पर एहतजाज नहीं किया, वहां पर मुंह नहीं खोला, हमारे सपोर्ट में सामने नहीं आई, मुसलमानों के सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई। पार्टी लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाद एहतजाज नहीं किया गया। उसके बाद भी शहर खामोश है। अब अगर शेख आसिफ जब बोलता है तो बुरा लगता है। बहुत बुला बुला के कई तंजीमों ने इस्तेकबाल किया, फूल दिया, फूल बरसाए। कम से कम अब तो आवाज उठा दो, अब तो कम से कम उनको बोलो आवाज उठाने। कब बोलोगे? तंजीम चलाना सिर्फ चंदा जमा करना नहीं है, चंदे का हिसाब भी देना पड़ता है, चंदे का हिसाब भी देना पड़ता है। लेकिन वो लोग भी खामोश है, ये अफसोस की बात है। शहर को बुज़दिल बनाया जा रहा है। आज शहर परेशान है, शहर के आवाम परेशान है कि वो कौन से 1500 लोग हो गए जिनके ऊपर रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान का इल्जाम होगा। वो लिस्ट है उनके पास, ना जाने वो 1500 लोग कौन। आज वो परेशान हो गए कि कहीं मेरे घर का नाम ना आ जाए, कहीं मेरे घर का नाम ना आ जाए। आज लोग परेशान है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सरकारी पार्टी, फिरका परस्त पार्टी के लीडरान आकर हमको टारगेट कर रहे हैं। खामोश है सब, शहर खामोश है। जिनको जिम्मेदारियां दी गई वो भी खामोश है। और बेवकूफी जैसा बयान देना, मैं तो बहुत हैरान हूं इस शहर की सोच पर कि कैसे इंसान को क़यादत देते हो। वो इतना बेवकूफ इंसान है, मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूं। बोले शेख आसिफ ने रोहिंग्या को लाने के लिए कहा था। हां कहा था, उस वक्त भी कहा था और आज भी कबूल कर रहा हूं कि हां मैंने कहा था। डरता उड़ता नहीं हूं तुम्हारे जैसा। अब अगर मैं दूसरी बात जबान में बोलूंगा तो फिर अभी अंधे भक्त शुरू कर देंगे। मछली बाजार के अंदर क्या पकड़ के क्या उठा के भागने वाले नहीं है, भागने वाले लोग नहीं है, बुज़दिल नहीं है। बोला था उस वक्त कि रोहिंग्या मुसलमानों को जो अत्याचार किया जा रहा था, जो कत्ल आम किया जा रहा था, तो मैंने ये कहा था। और मैंने नहीं बल्कि इस देश की हर दीनी तंजीमी, हर सियासी पार्टी ने एहतजाज किया था। उस वक्त मैं एमएलए था, मैंने भी एहतजाज किया था और मैंने कहा था कि अगर हुकूमत परमिशन देगी तो मैं लाऊंगा। मैंने ये कहा था, ये कहा था और आज भी कायम हूं। अगर एसआईटी बनती है और अगर मेरी भी इंक्वायरी होगी तो उसके लिए भी मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, जाऊंगा उसके सामने खड़ा रहूंगा। डरने वाले लोग नहीं हम। और ऐसा बेवकूफी, इतना बेवकूफ इंसान, मुझे बताओ ये बांग्लादेश क्यों गए थे आज के में? मुझे बताओ, शायद वो भूल गए
जमीयत का वक्त तो गया था बांग्लादेश के अंदर कैंप में, रिलीफ कैंप में, तो वो कौन लोग थे? बांग्लादेशी नहीं थे, वही रोहिंग्या मुसलमान वहां पर कायम उनका कैंप लगा हुआ था और उनकी मदद करने गए थे और आप भी वहां पर गए थे। उसके बाद बोलते शेख आसिफ ने लाने बोला। अरे शेख आसिफ ने तो बोला था, तुम तो वहां गए थे। कम से कम अपनी याददाश्त ठीक रखो। बेवकूफी वाली बात करते हो। आज शहर किस हालत में है, आज हमारे पे क्या हालात आ रही है, इसकी बात करना चाहिए। तो अलग अलग बात। शेख आसिफ, जब तक तुम शेख आसिफ की माला नहीं जपते तुमको नींद नहीं आती। क्या बात करेंगे? ये शहर के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो मैं आज खुले तौर पर बोलना चाहता हूं, अगर शहर बदनाम हो रहा है, शहर पर मुसीबतें आ रही है, उसके जिम्मेदार दो लोग हैं, शोभा बच्चाओ और मुफ्ती इस्माइल। ये दो लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये दो लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज एक एमएलए है, एक एमपी है, हम तो कुछ नहीं, इनकी जिम्मेदारी है। मुझे बताओ, मैं देख रहा हूं और समझ रहा था, 2 दिन पहले मैंने YouTube चैनल के ऊपर देखा कि एमएलए ने क्लास ली। वो चैनल वाला भी बेवकूफ है, दो लिखता है। कमिश्नर के पास राउंड टेबल मीटिंग काय के वास्ते गए थे? माल के वास्ते गए थे, माल के वास्ते। अंडरग्राउंड माल नहीं गिरा डब्बे में, वहां जाके दम तक कचरा, ये शिकायत। मुझे बताओ, 1500 दाखले की जो बात चल रही है वो कारपोरेशन के अंदर नोंद है, वहां दाखले बने। ये 3 घंटा वहां पर थे, एक बार भी इन्होंने उनसे कमिश्नर से पूछा क्या कि कौन से 1500 है और किस अधिकार से किरीट सुमैया यहां पर आप बुला रहे हो? इनकी जिम्मेदारी थी। 3 घंटे के अंदर एक अल्फाज नहीं निकला। तुम्हारे जाति मुफाद के लिए तुम कारपोरेशन में जाते हो, धंधे के लिए कारपोरेशन में जाते हो, ठेकेदारी का बिल निकालने के लिए जाते हो, और कमिश्नर को और प्रशासन को तुम दम में लेते हो। और कमिश्नर, उसको भी अगर बोला जाए बेवकूफ है तो कोई बात नहीं। मैंने बोल दिया था, बोले यार तुमने मुझे बेवकूफ बोले, मला है तू, मुंह पे बोला था, पूछ लो असलम भाई, मला है तो बोला ना। अब मैं लेटर देता इसको पीर के लिए कि मुझे कारपोरेशन का अकाउंट चेक करना है, कितने ठेकेदारी कौन कौन कर रहा है। मैं लेटर देता, बजट किसको बेचा ये बता। क्या तू प्रशासक बोलकर शहर के अंदर कौन से 4 चांद कमिश्नर ने लगाया? अब मैं लेटर देता और मुझे भी अब हिसाब देखना है, जैसे तू किरीट सुमैया को दिया लेटर, अब मुझे दे, कौन से अधिकार से दिया? बोलने वाला कोई नहीं है तो कुछ भी चलेगा शहर में। एमएलए बेवकूफ होगा वो बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं। हमारे पास अल्लाह का करम है, सब तजुर्बेकारों की फौज है, हम लड़ सकते, झगड़ सकते। मैं आज किरीट सुमैया ये एसआईटी बनाना, एसआईटी बनी, क्या समझ रहे हो आप? सिर्फ 3 वर्ड है एसआईटी। आम लोगों को यह पता नहीं है। मैं एमएलए रह चुका हूं, बहुत बड़े केस में, बहुत सीरियस केस में एसआईटी बनती है, बहुत बड़े केस में एसआईटी बनती। अगर हुकूमत ने एसआईटी बनाई, होम डिपार्टमेंट ने एसआईटी बनाई, तो आप उसको मामूली मत समझिए, मामूली मत समझिए।
और आज मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं, उन गिरीश सुमैया हो या फिरका परस्त तंजीमें हो, जो लोग शहर को बदनाम करते हो, या सरकार को भी मैं एकदम साफ अल्फाज में बोलना चाहता हूं और चैलेंज देना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर ना कोई पाकिस्तानी रहता है, ना कोई बांग्लादेशी रहता है और ना कोई रोहिंग्या रहता है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये हुआ होगा, मैं मानता हूं। जो मुझे दिख रहा है मैं बोल रहा हूं, ये हुआ होगा कि एजेंट लोगों की गलती होगी कि नाम के अंदर कुछ फाल्ट कर दिए गए होंगे, कुछ गलतियां कर दी गई होगी। ये मैं मानता हूं कि एजेंट लोग पैसा लेकर, अब हमारे वहां आमतौर पर यह परंपरा चली आ रही है कि खुद हम जाकर कारपोरेशन में दाखिला नहीं बनाते, हम खुद जाकर एफिडेविट नहीं करते। हम लोग ये करते हैं कि एजेंट को 1000-2000 रुपया दे देते कि यार ये मेरे बच्चे का लोन भी करा दे, एफिडेविट करना एफिडेविट भी करवा ले और मुझे घर बैठे जन्म दाखिला लाकर दे दे। ये हमारे में परंपरा चलती है। मैं साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को बोलना चाहता हूं, एसआईटी बनी, आईजी साहब उसके प्रमुख है। मैं आईजी साहब को बोलना चाहता हूं, मैं महसूल डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूं, मैं शहर की पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूं, मैं प्रांत ऑफिसर को बोलना चाहता हूं कि एसआईटी आप बनी, ठीक है, हमको कोई डर नहीं है। यहां ना कोई हिंदू, ना पाकिस्तानी है, ना रोहिंग्या है, ना बांग्लादेशी है, इसलिए हमको कोई डर नहीं है। लेकिन अगर गलती अगर एजेंट लोग ने की है तो पूरे शहर को उसका भुगतान नहीं भुगतना चाहिए, सजा नहीं मिलना चाहिए। एसआईटी की टीम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस पहलू पर भी तपास करना, जबरदस्ती किसी को भी चढ़ा नहीं देना सूली पर। मैं ये गुजारिश करता हूं, यह है सच्चाई। दूसरी बात, लैंड जिहाद सिर्फ क्या है, कोई शहर के अंदर लैंड जिहाद नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूं। कुछ लोग कर रहे होंगे, जमीन हथिया ले रहे होंगे या और कोई कुछ कर रहा होगा, तो मैं कोई जमीन का धंधे वाला नहीं है, मुझे उसमें नहीं कोई पता। लेकिन सिर्फ उस नाम पर भी मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है, उस नाम पे बदनाम किया जा रहा है। पहले बोले कि 100 करोड़ का रैकेट मिला, कोई सिराज अहमद नामी पकड़ा गया, बोले दुबई से पैसा आया, 22 अकाउंट 22 राज्य के अंदर अलग अलग शहरों से में अकाउंट खोले गए। बोले अब वो 1000 करोड़, मैंने सुना कि 2200 करोड़ तक पहुंचा है मामला, उसको भी बोले ओढ़ जिहाद। अगर जो लोग ये इल्जाम ये शहर पर लगा रहे, ओढ़ जिहाद का सबूत लाओ, सबूत बताओ, सबूत, उसके बाद हमको बदनाम करो, उसके बाद हम पे इल्जाम लगाओ। 2200 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, हमको इतना बड़ी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें का पैसा या इस असेंबली के अंदर, मालेगांव शहर के अंदर अगर पैसे का व्यापार हुआ तो बताइए, सबूत बताओ। बोलकर बदनाम करने से नहीं चलेगा, सबूत बताओ। अगर सबूत होगा तो बताओ, उसके लिए भी हमको बदनाम किया जाए। मुझे मालूम है आज तक मीडिया को भी शायद नहीं पता, या और लोगों को नहीं पता है शहर को, और ना दोनों हमारे दिल्ली और ना मालेगांव वालों, किसको पता नहीं, काला भांजे को भी नहीं मालूम, नहीं पता होगा भाई। लेकिन मैं बताता हूं, ये 2200 करोड़ बोलो, 1000 करोड़ बोलो, ये है असल में
जुगाड़ का पैसा, रमी का पैसा, ये ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर जो गेमिंग रमी चलती है या जो भी जुगाड़ चलता होगा, सट्टा चलता होगा, वो उसका मेन प्रमुख आदमी दुबई में बैठकर इसको चलाता है। पूरी दुनिया में चलाता हो या देश में चलाता होगा या और भी जगह, या हमारे देश में ऑनलाइन पैसा मारो, रमी खेलो, सट्टा खेलो, जो भी वो होगा गेम, मुझे नहीं पता। वो पैसा जो जमा हुआ उसके अकाउंट में, जो शख्स दुबई में है, वो उसने ऐसे एजेंट पकड़े पूरे देश के अंदर, उनके अकाउंट खोले गए, उसमें पैसा मंगवाया गया, वहां से विड्रॉल किया गया और उसको हवाला के जरिए दुबई में पहुंचाया गया। बस यही है उसकी कहानी, जहां तक मुझे समझ, जहां तक मेरी मालूमात है। ठीक है, उसके अंदर एटीएस का इंक्वायरी चल रही, उसमें सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसमें एनआईए कर रही है, या देश की कोई भी एजेंसी कर रही है। अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई रुपया पैसा कोई इस्तेमाल करता है, उसकी इंक्वायरी होना ही चाहिए। उस मानने वाले में से हम भी है, इस देश के मुसलमान, इस शहर के मुसलमान हम मानने वाले हैं। कोई भी हो, वो कोई भी जात धर्म का हो, अगर हमारे देश के खिलाफ पैसा कोई वापरता, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम मानते हैं इस बात को। लेकिन अगर शहर के अंदर ऐसा हुआ होगा, मालेगांव शहर में, तो आप मेरी एजेंसियों से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उन्होंने भी सबूत सामने लाना चाहिए, सबूत सामने लाना चाहिए। पब्लिक को बताओ ना। हमारे महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी, असेंबली के अंदर बोला गया, असेंबली के अंदर मालेगांव का नाम लिया गया। ठीक है, होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है, राज्य के प्रमुख है, सीएम है, उनके पास जो सबूत होगा उन्होंने बोला। मुझे बताओ, असेंबली में कौन बैठता है? इसका डिफेंस कौन करेगा? अगर शहर बदनाम हो रहा है या सरकार की तरफ से मालेगांव का नाम असेंबली के टेबल पे आ रहा है, रिकॉर्ड पर आ रहा है, तो इसकी सफाई कौन देगा? शहर का एमएलए की जिम्मेदारी है कि अगर उस वक्त वो मौजूद नहीं है तो दूसरे दिन उसकी सफाई देना चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई, नहीं दी गई। विधान परिषद में जहां पर एमएलसी एमएलए बैठते हैं, वहां पर लैंड जिहाद का मुद्दा आया, कोई सफाई असेंबली में नहीं दी गई। लॉ जिहाद का मुद्दा, कोई सफाई नहीं दी गई। गौवंश का मुद्दा, कोई सफाई नहीं दी जा रही। कौन देगा? कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है? शहर के एमएलए की जिम्मेदारी है। और अगर हमारे शहर को बदनाम किया जा रहा है, सीबीआई इसमें हमारे शहर के इंक्वायरी कर रही है, तो किसकी जिम्मेदारी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलती है, एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चलती है, तो ये पार्लियामेंट की मेंबर की जिम्मेदारी है कि वहां पर जाकर हाउस में खड़े रहकर बोलना चाहिए। लेकिन सिर्फ यहां पर रेस्ट हाउस के अंदर आकर बैठकर सिर्फ बयानबाजी करके चले जाना, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, हमारे जैसे लोगों को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं एकदम साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, ये मेरे शहर का मसला है, कोई पार्टी उटी का मसला नहीं है, कोई पार्टी वाला मामला नहीं है ये कि मैं इस पार्टी का तुम उस पार्टी का मामला नहीं है। ये शहर के मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात है और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या और कोई हो। और हमारा हक है, ये शहर का हक है। शहर ने वोट दिया, शहर ने कुर्बानी दी, यह हमारा हक है। और हम बोलेंगे 5 साल का हिसाब लेंगे,
ये याद रखना, ये बर्दाश्त हम करेंगे नहीं, तुम्हारी चापलूसी हम करेंगे नहीं, ये याद रखना। और हम किसी से डरने वाले लोग नहीं है। ठीक है, पर्दे के पीछे तुमने मुझे बहुत फंसाने की कोशिश की, लड़ लिया तुमसे, बढ़ गया आगे, लेकिन ये सब चलेगा उलेगा नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कबूल करो। शहर से माफी मांगो। एमएलए ने भी, पार्लियामेंट मेंबर ने भी माफी मांगना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। आज हमारा अपना मुतालबा है कि शहर के ऊपर जो मुसीबतें आ रही है, कौन आवाज उठा? कोई बात नहीं, ये बात आप लोग समझ लो। मैं एकदम साफ तौर पर आज बोलना चाहता हूं तमाम ही मेरे साथियों से, मैं शहर की आवाम से। ठीक है, आप लोगों की जज्बात की कदर करता हूं मैं, हमारे जिम्मेदारों के भी जज्बात की मैं कदर करता हूं। ठीक है, हम 162 वोट से इलेक्शन हार गए, हमको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये शहर हमारा है और हमको ये शहर के साथ रहना है। शहर पर मुसीबत आएगी तो हमको फिरका परस्तों से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारे जज्बात सरेदस्त बाजू में रखना चाहिए, नाराजगी बाजू में रखना है और हमको आगे बढ़ना चाहिए। आसिफ साहब आगे बढ़ो, मैं ऐसा चाहता हूं, आगे बढ़ो। मैं ऐसा चाहता हूं कि आज हम जो आज लाएमल तैयार करने के लिए जो मीटिंग हमने बुलाई, ये मैं ऐलान के बाद दो बात में और बोलने वाला हूं, 2-3 बात मुझे रखना है आप लोगों के सामने। आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, हमारा ये लाएमल है, ऐसी मेरी अपनी सोच है कि शहर के मुफाद में कि हम लोग पार्टी का कोई झंडा ना हो इस लड़ाई के अंदर। हमको किससे लड़ना है? फिरका परस्त तंजीमों से, उनके लीडरान से, उनकी पार्टी के लीडरान से, जो शहर को बदनाम कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, उनसे हमको मुकाबला करना पड़ेगा कानूनी तौर पर, मजबूती से। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसमें जो लड़ सकते हैं, साफ तौर पर जो हमारे दूसरी पार्टियां शहर के अंदर, मैं एकदम साफ तौर पर ऐलान करना चाहता हूं कि हमको समाजवादी पार्टी से एक वक्त की शक्ल में बात करना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी से हम लोगों को बात करना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि बहुजन विकास आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब की तंजीम से बात करना चाहिए शहरी लेवल के ऊपर। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे शहर के वकीलों से बात करना चाहिए, कुछ वकील लोगों से बात करना चाहिए। और इस तरीके से अगर वो लोग तैयार हो गए, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी या और जो हमारे दलित भाइयों की पार्टी है उनसे और वकील हजरात से अगर बातचीत हो गई तो हम उन लोगों से बात करके उनको एक प्लेटफॉर्म बन सकता है क्या? वह हमारी बात पर इत्तेफाक कर सकते हैं क्या? क्या हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं क्या? क्या हम फिरका परस्तों को जवाब दे सकते हैं क्या? अच्छी तरीके से कानूनी तौर पर और तजुर्बेकार टीम हम उन लोगों के साथ में मिलकर एक बड़ी एक तजुर्बेकार टीम बनाकर क्या हम लोग उन लोगों से मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम लोगों को इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। और इसके लिए मैंने फैसला किया हूं, ये मेरी मर्जी से, कि हम लोग इसके अंदर 15 रुकन कमेटी मैं आज ऐलान करता हूं। ये 15 रुकन कमेटी जाएंगी समाजवादी के पास, उनकी लीडरान से मिलेंगी मुकामी, कम्युनिस्ट लीडरान से मिलेंगी मुकामी, दलित भाइयों की जो पार्टियां उनसे मिलेगी मुकामी, और वकील हजरात से बात करेंगे। और ये काम हम 24 जनवरी से पहले हम लोग ये काम मुकम्मल करें। और उसके बाद अगर सब तैयार हो जाए तो 24 तारीख को मुश्तरका तौर पर कहीं एक बैठक की जाए और वहां पर एक मजबूत लाएमल तैयार करके उन सब लोगों को मिलाकर, हमारे अपने जिम्मेदार उसमें मिलकर
एक बड़ी जम्बूजेट हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। और अगर बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है तो एमआईएम भी उतनी ही फिरका परस्त पार्टी है, इसलिए उनको साथ नहीं लेना है। ये बात का आज मैं ऐलान करता हूं। और 15 रुकन कमेटी के अंदर एजाज उमर, साबिर गवर साहब, असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, शेख जावेद शेख अनीस साहब, एडवोकेट हिदायतुल्लाह, सगीर भाई ट्रैक्टर वाला, फारूक मोहम्मद हनीफ कुरैशी, सलीम अनवर, रियाज अली, शफीक बॉक्सर, इश्तियाक 42, इकलाक शाह, इब्राहिम भाई साइकिल वाला और सलीम भाई गैरेज वाले। ऐसा मैं 15 रुकन कमेटी का ऐलान करता हूं। आप लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके उन लोगों से फोन पर राब्ता करके आप लोग जाइए। मैं इसलिए कमेटी की बात कर रहा हूं, इसके अंदर 90% लोग ऐसे हमारे ये जो मैं कमेटी के अंदर जो कारपोरेशन का तजुर्बा रखते, जो जन्म मृत्यु ऑफिस का तजुर्बा रखते, जो लोग तहसील ऑफिस का तजुर्बा रखते, जो जाकर जन्म मृत्यु से बहस अधिकारियों से बहस कर सकते, जो जाके कमिश्नर से बहस कर सकते, इसलिए मैंने ये कमेटी का ऐलान किया। बाकी मैं खुद इस कमेटी में नहीं हूं। जब 24 तारीख से पहले जो भी लाएमल बनेगा, उसके बाद बाकी हम सब लोग मिलकर उस कमेटी में जो प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके अंदर हमको सबको मिलकर फिरका परस्त तंजीमों से रास्ते की भी लड़ाई और कानूनी भी लड़ाई लड़ने के लिए हमको तैयार रहना रहेगा। इस बात का आज मैं ऐलान करता हूं। दोस्तों और साथियों, शहर सिर्फ इन लोगों से बदनाम नहीं हो रहा। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, कहा झुमका गिरा बरेली के बाजार में। इरफान हैदराबादी नाम सुने हो ना? हमारे शहर के जमीयत वाले तो बहुत अच्छे जानते हो। 100 वोट लगाया था भैया ने, कितने वोट? 100 वोट डिजिटल। एमएलए जवाब नहीं दे रहे, मैं शॉर्ट बोलूंगा। एमएलए जवाब नहीं दे रहे, जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो होगा। कौन है वह इरफान हैदराबादी जो आईबी भी लिखता अपने आगे, जो पुलिस की पार्टी भी लगा के उसकी गाड़ी पे घूमी जाती, जो जुडिशियल भी लिखता है? कौन है जो चूल्हे तक जाता था, जो क्रूड 2-2 हजार के खरीदता था, अलग अलग पार्सल पहुंचते थे? कौन है? क्यों आया था शहर, क्यों दी गई पनाह? का जवाब अच्छा है, आप खुद दे दो मुशारत चौक में बैठकर। अगर शेख आसिफ ने अगर सवाल शुरू किया तो झुमके तक बात जाएगी, फिर महंगा पड़ेगा। और कौन सा झुमका कहां गिरा सब मालूम है मुझे। सफाई दे दो। बदनाम तो जमीयतुल उलमा भी हो रही है, जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये बोलने पर भी अगर नोटिस भेजेंगे तो तैयार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूं। अब जो लोग सियासी हो गए उनको क्या बख्शीश हो, जो सियासी हो गए कोई बख्शीश उख्शीश नहीं। हाँ, गिरना पुल पार करूंगा फिर एहतराम, एकदम सही बात बोला, एकदम सही बराबर है। इधर दरेगांव पार करूंगा फिर एहतराम करूंगा, लेकिन गांव में तो नहीं। एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूं, गांव में तो नहीं। अब शहर की आवाम ने भी सोचना चाहिए कि हम चंदा देते, पौती बनाते, मरूमीन के नाम पे बनाते कि मुसलमानों की मदद करने के लिए
अब ये आप लोगों तक कोई पहुंचा ना तो उनको बोलना कि सियासी जलसा कब लोगे पैसों से, हिसाब लो, हिसाब 50 लाख कब दोगे उसको? हिसाब लो। अमीन फारूक ने 50 लाख का इल्जाम लगाया, उसका हिसाब मांगो, मांगो उसका हिसाब। तुमने हिमायत किसके बोल कर दी मुफ्ती इस्माइल को इलेक्शन के अंदर, वो हिसाब मांगो। किसने परमिशन दिया? मांगना चाहिए हिसाब, सब हिसाब मांगना पड़ेगा एकदम साफ तौर पर। जो सियासी हो गए उनको बख्शीश नहीं। बहरहाल इरफान हैदराबादी का हिसाब तो आपको टाइम जो भी तुमको 5-6 दिन लग रहा ले लो, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूं। हैदराबाद में कौन से पुलिस स्टेशन में एफआईआर है? पूना में कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर है? वसई में कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर है? सब मटेरियल मेरे पास आ चुका है। उसमें कंप्लेनर 2 लेडीज है, 2 लेडीज, 2 लड़कियां हैं कौम की एफआईआर के अंदर। और वो एफआईआर जब पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि कोई पिक्चर चल रही है। सब बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं। अच्छाई वालों के कारण, अच्छाई और बुराई की बात की। अच्छाई वालों के कारण इलेक्शन के 2-3 दिन पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके रिकॉर्डिंग है छोले की चटनी। अब वो भी समझ रहे कि अब कुछ नहीं बचा, वीडियो है बिल्कुल। सियासी इंसान हूं, आखिरी दाव मेरे पास में बचा के रखता हूं, कारपोरेशन का इंतजार। अच्छाई और बुराई अब ये शहर को हम बताएंगे, सब बताऊंगा। बहरहाल कहां का एफआईआर हुई, कैसे हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, असेंबली के अंदर कैसा पैसा खर्चा किया गया, कहां से पैसा आया, किसको दिया गया, सब बताऊंगा। कहां कहां का सफर आपका हुआ, देश के बाहर कितने डैम गए, देश के अंदर कितने डैम गए, सब मटेरियल है मेरे पास, सब मटेरियल है। बस आपको मैं चाहता हूं कि इज्जत अगर ढकना है तो आप सफाई दे दो कि वो इरफान हैदराबादी कौन, और नहीं तो फिर मैं प्रेस लूंगा। और जब मैं बताऊंगा तो जब अंधे भक्त आप भी मेरी प्रेस को अच्छी तरीके से सुनना कि तुम्हारा कायद किस तरीके का, किस रेंज का आदमी है। बहुत अच्छी। और ये शहर भी देखेगा, शहर में को भी सोचना पड़ेगा। मैं कोई गुस्से में आक्रामक नहीं बोल रहा हूं, मेरे कौम की 2 बेटियों का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए मैं बोलूंगा। अगर फिरका परस्तों के खिलाफ हम बोलने के लिए तैयार है तो आप जो कौम के नाम पर जो धोखा इस कौम को दे रहे तो हम आपके खिलाफ भी बोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, और हम बोलेंगे। दोस्तों और साथियों, आज पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान हैं, हम सब जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं। कारपोरेशन का चुनाव 22 जनवरी के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद एक प्लान तैयार हो जाएगा, सरकार बना लेगी और हमको समझ में आएगा कि कारपोरेशन का इलेक्शन कब है। बहरहाल ये बात तय हो गई, जो 3 का वार्ड था वो वार्ड अब हुकूमत ने 4 का वापस कर दी। 4 का, इसका मतलब 3 की वार्ड रचना कैंसल और वापस 4 की वार्ड रचना होगी, नए वार्ड बनेगी। ये बात एकदम सरकार की तरफ से आज तो ये बात साफ है। बहरहाल 22 का हमको इंतजार करना है, उसके बाद बहरहाल हमको वार्ड में आवाम के कामों के अंदर लगना है। मुझको 2 दिन पहले अजीत दादा पवार साहब की तरफ से मुझे दावत आई है। 18 और 19 तारीख को एक 400-500 लोगों का 2 दिन का शिविर है अजीत दादा पवार साहब का, राष्ट्रवादी का, मराठवाड़ा में। तो मुझे भी
स्पेशल दावतनामा मिला है, मुझे इनवाइट किया गया है, तो मैं वहां जाने वाला हूं और मैं जाकर वहां पर शिरकत करने वाला हूं और मैं वहां जाने के बाद उनसे बातचीत करने वाला हूं और बातचीत करने के बाद अगर हमको आगे का शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए, और अगर आप लोगों की राय रहेगी मेरी बात करने के बाद मैं वापस मीटिंग लूंगा आप तमाम ही लोगों की, और जो मेरी बातें होगी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, बात करूंगा, और जो अगर हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है, अगर हम लोगों को सरकार की तरफ से इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को अगर सपोर्ट मिल सकता है, सारा मिल सकता है, तो उसके बाद हम लोग अच्छा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मुझे दावत आई है, मैंने दावत कबूल की है और 18-19 तारीख को मैं 2 दिन मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा, वहां पर मैं बैठ के बातचीत करूंगा और जो बातचीत वहां होगी उसके बाद आप लोगों को मीटिंग बुलाकर हम लोग आगे सियासी फैसला लेंगे। इस बात की इजाजत ले रहा हूं, तैयार है आप लोग? जाऊं मैं? आसिफ साहब कहीं भी रहो, मैं जाऊंगा, आसिफ साहब कहीं भी जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जाऊंगा। बहरहाल मैं ये तमाम ही बातें आज आप लोगों से मुझे बात करनी थी। और इलेक्शन पिटीशन का आप लोगों ने अखबारात में पढ़ा कि इलेक्शन पिटीशन हमारी अपनी दाखिल हुई और अल्लाह के करम से बहुत मजबूत इलेक्शन पिटीशन हमारी अपनी दाखिल हुई, बहुत मजबूत दाखिल हुई है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो देख रहा था कि अमेरिका के अंदर शेर की और कुत्ते की रेस लगाई गई। क्या बोल रहा हूँ? आतंक है मेरे पास। शेर और कुत्ते की रेस लगाई गई, कुत्ता भागते चले गए, शेर वहीं रुक गया, शेर रुक गया, कुत्ता भाग गया रेस में। तो वहां जिन लोगों ने रेस लगाई उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, रेस तो दोनों की थी। तो शेर का उसको चेक किया गया, डॉक्टर की टीम ने चेक की कि ऐसा शेर ने क्यों किया। तो क्या हुआ पता है? बोले शेर के ब्लड में ऐसा है कि वो कुत्तों के साथ रेस नहीं लगाता, वो अपनी बराबरी वालों के साथ अपनी बराबरी वालों के साथ रेस लगाता है। तो हमारे खून में है हमारी बराबरी वालों से बात करना। इस शहर में ताकत आप लोगों ने बता दी, ताकत बता दी। मुझे तो पहले शुरुआत में बोले शेख आसिफ 30 में अवर ही हो रहा, बोले शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, खलील दादा का इंतकाल हो गया, पार्टी की ओर भी गई, बोले अब 30 तक आएंगे और ये लपेटे जाएगा 4 नंबर पे। आप लोगों की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, आप लोगों की मोहब्बत शेख रशीद साहब से, खलील दादा से, मेरे परिवार से, और ये जिम्मेदारान की हमारी हुकूमत अमली और ये शहर की आवाम ने ये साबित कर दिया, न यहाँ कांग्रेसी वोट थी, यहाँ पर वोट थी तो तुम्हारी अपनी वोट थी। और आज अल्लाह का करम है 1,09,000 से ज्यादा वोट लेकर हमने 40,000 को जंप मारे हैं, कोई कमी नहीं है। और अगर कोई हम पे 2 जुमला बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। इलेक्शन पिटीशन पे बात करो। अरे अल्लाह का करम है, शेख आसिफ मालेगांव कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दादर चढ़ चुका है, समझे? कानून समझता है। मैं कभी चापलूसी नहीं किया किसी लीडरान की फंड के लिए, रोड का फंड दे दो, 10 टक्के में बेच डालो, ये धंधा नहीं है। सब काम शेख आसिफ ने कभी किया नहीं और ना मेरे बाप ने कभी सिखाया नहीं और ना वो कभी करूंगा। और एकदम जाबाज बनकर आप भी और हम भी ये शहर में सियासत करते हैं और करते रहेंगे, किसी से डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। हम हमारे अपने दम के ऊपर
आप लोगों के दम के ऊपर ये शहर के अंदर हम लोग खड़े हैं, सियासत कर रहे हैं, गरीबों के काम करते, वहां तक पहुंचते, उनको साथ लेकर चलते, जब जाकर ये पहाड़ खड़ा हुआ है। और ये पहाड़ कम नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी मेरी भी जहां तक और आप लोगों की भी है कि तुम देखो, कुछ दिन रुको, तुम ईमानदारी से बोल रहा हूं। मैंने कल एक शख्स को कहा कि यार मुझे आप लोगों ने नहीं पहचाना, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। मैं जिस दिन आप लोग मुझे पहचान जाओगे, मेरी कदर करोगे, मेरी तुमने कदर नहीं की। एक शख्स को बोला, मेरी कदर नहीं की आप लोगों ने। लेकिन जो लोगों को शहर की आवाम ने क़यादत सौंपी है, वो और उनकी पार्टी के लोगों का किरदार बोल रहा हूं, किरदार, चंद दिनों रुको, उनके सब किरदार बाहर आने वाले, सब बाहर आएंगे। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्या क्या पाखंड किए, कैसा कैसा झूठ फैलाते, कैसा क्या करते हैं। कुछ दिनों रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ, और आगे देखते रहना क्या 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 होता है। एक ने मैं सुना, जज्बात में बोल दिया, बोले कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर मुजाफात के अंदर डंडा लेकर जाकर मारो, बोले ऐसे ही बोले ना, क्या लाठी, हाँ, जो दादागिरी करेगा बोले झोपड़पट्टी के अंदर जाकर लाठी लेकर मारो। तो इसकी काठी उठी क्या जो दूसरे काटा? हाँ, अरे बाप, ऑफिस का लाइट बंद होता कब मुझे नहीं मालूम। बोलने मत लगाओ, बहुत सेक्सी बातें करते तुम लड़कियों से। मेरे पास रिकॉर्डिंग तुम्हारी भी आ रही, रुको बेटा। हाँ, क्या किरदार है, जवाई जवाई, मेरे को क्या बता रहे? मैं खामोश था 2 महीने से, तो ये सोच रहे कि शेख आसिफ डर गया। हाँ, डर गया मैं। इलेक्शन पिटी एक काम हाथ में लेता मैं। अभी इलेक्शन पिटीशन खत्म करा, 2 दिन हुआ खत्म, वो काम खत्म, वो लग गया। अभी दूसरा हाथ में लिया आज से। सबके साथ में आएंगे ना, वकील है हम, केस हाथ में लेकर उसको लड़ना और उसको अंजाम तक पहुंचाना ही तो हमारा काम है। सवाल ही नहीं। अगर कोई बस्ती वाले ने बोला हमारा रोड बना दो, तो हाथ में लेते ना काम, हम वकील ही है ना, अंजाम तक पहुंचाते, रोड बना के दे देते। सबकी फाइल खुलने वाली है, रुको थोड़ा। तुम्हारी गलत समझ बनाओ मत, गलत समझ बनाओ मत। मुझे सब मालूम है तुम कहां बैठ रहे, तुम कहां उठ रहे, क्या प्लानिंग कर रहे, किसके खिलाफ कर रहे। वो फ्लाईओवर पे चले गए, फ्लाईओवर के ऊपर गए, मैं समझा बोले वो छठी शरीफ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैंने भी कल भी बनाया, परसों भी नियाज शरीफ में गया, कल भी गया, परसों भी गया था, जुमा भी गया, जुमरात भी गया और जुमा भी गया। मैं समझा यार शहर हजारों लोग वो फ्लाईओवर ब्रिज पे जगह नहीं रहेंगी पैर रखेंगे, ऐसा लगा था मुझे। 10-20 लोग पहुंचे, चलो ठीक है, अच्छा करे, होना चाहिए। मुझे बताओ, हालांकि मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बता रहा। फ्लाईओवर ब्रिज अल्लाह का करम है कि शेख आसिफ शेख रशीद की देन है, जो मैंने मेरे एमएलए शिप में मंजूर करके लाया। पहला फ्लाईओवर ब्रिज भी बन रहा शेख आसिफ की फंड से मैंने मंजूर करके लाया। और अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है, ख्वाजा गरीब नवाज नाम भी शेख आसिफ के बाप ने शेख रशीद साहब की देन है, जो आज वहां छट्टी बनाई गई। बराबर है ना? देन बोले तो महासभा के अंदर मेरे वालिद ने वो तजवीज लाई, मंजूर की और उसको नाम दे दिया। ये अच्छी बात है कि हमारा काम भी आप लोग मान रहे हैं।
ये तारीख लिखी जाएगी जब शहर की, तो नाम रखने वाले कौन है और फ्लाईओवर बनाने वाला कौन है, वो नाम भी हमारा बाप बेटे का ही रहने वाला है, तुम्हारा रहेगा नहीं। कितना भी कर लो तुम, किसका नहीं रहना, मेरा ही रहने वाला। ये बात समझ लो। तो इस तरीके से ज्यादा साबुन लग रहा है, नए धोबी है, ज्यादा साबुन लगा के धोने की कोशिश कर रहे, लगाओ ज्यादा से ज्यादा 3 महीना 4 महीना लगाओ, लगा दे, लगा लो, ठीक है, करो। कंपटीशन है, जमहूरी मुल्क है, शहर को दुल्हन बना दो, शहर का विकास कर लो, शहर को संभाल लो, शहर के मुसलमानों को संभाल लो। कंपटीशन है, मैदान खुला है, आ जाओ मैदान में। परेशान तो ये है कि बराबरी में आके कैसे खड़ा हो, ये बहुत परेशानी है। बहरहाल हाईकोर्ट के अंदर जो मैंने पिटीशन फाइल किया हूं, अल्लाह का करम है, अल्लाह की जात से उम्मीद है। सिर्फ मेरा मकसद ये है, मैं एकदम साफ बोलना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है कि सियासत और मजहब ये अलग होना चाहिए। जो मजहब का इस्तेमाल किया जाता, मैं उसको रोकना चाहता हूं। बस मेरा मकसद है ये हो जाए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, मैंने उसके अंदर दूसरा सेकंड मुझे डिक्लेयर करो, ये बोला, ये कानूनी मेरा हक है, वो हक मैं अदा करूंगा। आप जवाब देना, जो भी फैसला कोर्ट सुना दे, मेरा हक का मैं करूंगा। बहरहाल वो शेर और कुत्ते वाली बात तो मिसाल है, वीडियो है मेरे पास। तो मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे चक्कर मत पड़ो, मैं सीधा सीधा काम कर रहा, मुझे करने दो। मैं किसी के पटे में नहीं कुछ पाँव डाल रहा, तुम मेरे मत डालो, मुझे छेड़ो मत, सीधा सीधा चलने दो, गरीबों का काम करने दो, शहर को संभालने दो, अच्छे से रहने दो। काहे को जबरदस्ती, न तो मैं सब निकाल लूंगा, अगला पिछला सब मटेरियल बाहर, तो तकलीफ होगी। काहे को मेरे को छेड़ रहे यार, मैं अच्छा सुकून से पढ़ा है, पढ़े रहने दो। तो इलेक्शन आ रहा है ना, घोड़ा मैदान कारपोरेशन का इलेक्शन है, कौन किसके साथ पेक्ट करता, कौन किसकी मदद लेता, ये सब मालूम है ना। अभी तक तो मैंने कोई बदले की कार्रवाई किया नहीं, और ना इरादा है, कुछ नहीं किया। अब तुम जबरदस्ती मुझे छेड़ोगे तो अच्छी बात भी नहीं है ना। सियासत में तो भी सब माफ है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे आराम से रहने दो, मैं काम कर रहा हूं, शहर को लेके चल रहा हूं, हमारे जिम्मेदार, हम आगे बढ़ रहे, बढ़ने दो। कंपटीशन है, जमहूरी मुल्क है, सबको हक है, सब लोग चलो, कहां हम तुमको रोक रहे। जब बुरा काम होगा आवाज तो उठाएंगे, अपोजिशन है, हक है। तो ये तमाम ही चीजें मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता, पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूं आखिर में, कि हमारे शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से, ठीक है, सरकार है, पुलिस है, कानून है, एसआईटी है, एटीएस है, ये कोई भी एजेंसी हो, ये अपने कानून के मुताबिक चलती है, उनको पूरा हक है, वो अधिकार है, वो इंक्वायरी करे, चौकसी करे, सब करे। लेकिन ये शहर का बैलेंस बरकरार रहना चाहिए। यहां पर दरार पैदा नहीं होना चाहिए, यहां पर दो आर्य पार नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, सबको अपना हक है। ठीक है, हुकूमत बनी है, उनका हक है, वो अधिकार है, वो कर रहे, लेकिन पुलिस का काम है कि बैलेंसिंग बरकरार रहना चाहिए। हम ये शहर की बैलेंसिंग बरकरार रखने के लिए, ताउन देने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी है, और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। ये अपील करता हूं। कुरैशी भाई बैठे हैं, गौवंश, गौरक्षक, सब नवे आइटम देख रहे हैं आप लोग ये 2 महीने के अंदर। बहरहाल आज मैं डिपार्टमेंट से मुलाकात किया, कुरैशी भाइयों से बोलना चाहता हूं। मैं आज गया था, आज मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत किया हूं कि भाई हम लोग कानूनी तौर पर जो भी हलाल रोजी कमा रहे हैं, हमको कमाने दो। किसी के भी बोलने पर
हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो, मैंने गुजारिश करके आया हूं। उम्मीद है कि नतीजे अच्छे आएंगे। बहरहाल इससे पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि जो इतराफ में जो नंगानाज हो रहा है वो पुलिस उसको लगाम लगाए। इतना ही आज पुलिस डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं। बहरहाल हमारा जो असल मुद्दा था, असल बात थी, जो हमने कमेटी बनाई और ये 4-5 ग्रुप से पार्टियों से बातचीत करने का और बातचीत करके एक 24 तारीख तक एक उस पर फैसला और नतीजे पे पहुंचना है। और उसके बाद जो भी लाएमन बैठकर मुश्तरका तैयार होगा उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी बात को खत्म कर